गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे और इसी बाबत मैं आज आपको कुछ बता देती हूँ। मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने छोटों का ध्यान रखूँ और उनको उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कुछ उन्हें अच्छी चीज़ें मैं बताऊँ। इंस्ट्रक्शन देना टीचर का हमेशा काम होता है। अपने प्रोफेशन को मद्देनज़र रखते हुए और आपको अपना बहुत प्रिय एक ज़िंदगी का हिस्सा मानते हुए मैं आपको ये 4 बातें बताने जा रही हूँ। मुझे लगता है अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो इससे कहीं हद तक आप ये कोरोना जैसी महामारी से बहुत सेफ़ हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हैंडशेक से बचना है। आपको हैंडशेक नहीं करना है किसी से। जो हम जो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं वो धड़ाधड़ कि कोई आया और फट से हाथ मिलाना और ये सब, ये नहीं करना आपको। सामने वाला भी इससे सेफ़ रहेगा और आप भी सेफ़ रहेंगे, क्योंकि आपको ये बात तो पता होगी ना शायद कि वायरस अपने आप मूव नहीं करता है ना, वो खुद आप उसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अब आप एक नंबर 1 बात कि आपको हैंडशेक बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 1 बात ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप हर 2 घंटे में अपने हाथों को खूब रगड़ रगड़ के धोइए, मतलब पूरी तरीके से साफ़ करिए उनको। उंगलियों में उंगली डाल के पूरे अंगूठे को इस तरह घुमा के जैसे एक अच्छी तरह हाथ साफ़ करना होता है वैसे आप करिए। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 क्या करना है आपको, गर्म पानी में हल्दी डालिए आधा चम्मच। 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, बहुत गर्म नहीं, मतलब गुनगुना ले लीजिए जितना आप पी पाएँ उतना, और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और उसको पीजिए। यानी और आप ये दिन में 2 बार करें, एक बार सुबह कर लें, एक बार शाम को कर लें, ज़रूर करें। फिर देखिए आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, ये काम आप ज़रूर करिए और जो आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी कहिए कि वो भी ये काम करें। ठीक है, अब ज़िंदगी जिससे बच जाए वो बेहतर ही है ना, करने में क्या बुराई हो, इतना बड़ा भी कोई काम नहीं है कि इसको करने में बड़ा इशू होगा आपको। अच्छा, चौथा काम आपको ये करना है कि कहीं भी सोशल गैदरिंग हो रही हो जहाँ 5-10 लोग इकट्ठे भीड़ में हों, तो आपको वहाँ जाने से अवॉइड करना। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए तो आप उस जगह जाने से अपने आप को रोकिए। ठीक, तो इससे आप अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएंगे और अपने जो आसपास वाले लोग हैं उन्हें भी आप सुरक्षित रख पाएंगे। समझ गए आप बात को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हैंडशेक नहीं करना है किसी से भी। अब तक अगर करते भी थे तो अब बिल्कुल बंद कर दीजिए। नमस्ते करिए, दूर से बात करिए। दूसरा, आपको अपने हाथों को हर 2 घंटे बाद, आप कहीं भी हैं घर में या जिधर भी हैं, बहुत ढंग से साफ़ करते रहना है। तीसरी बात यह है कि आप गर्म पानी में हल्दी डाल के आधा चम्मच आप उसको पिएंगे दिन में 2 बार। ठीक है, और चौथी बात यह है कि आपको किसी भी सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना, आपको जाना नहीं है वहाँ पे। समझ के बात, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। आगे क्या है, देखिए, हम अपोस्ट्रॉफी के नियम पढ़ रहे थे एक्चुअली, है ना। अपोस्ट्रॉफी के नियम पढ़ रहे थे तो उसमें मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद उसमें एक आध चीज़ भूल गई हूँ या क्या रहा, भूल गई हूँ या पढ़ा दिया है, पता नहीं मुझे, मतलब मेरे दिमाग में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर पहले पढ़ा दी होंगी तो इट्स ओके, और नहीं पढ़ाई होंगी तो आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखिए, जैसे हमें कहना है कि गर्ल्स स्कूल, हमें ये लिखना है, हमें लिखना है दरअसल लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल लिखना है। तो देखिए ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, गर्ल्स स्कूल ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसमें अपोस्ट्रॉफी लगा के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और इस अपोस्ट्रॉफी का मतलब ही हो जाएगा लड़कियों का, मतलब का, इसका मतलब हो जाएगा का। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्लूरल पहले से ही है और उसमें लास्ट में एस आ रहा है तो वहाँ हमको सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना है, एस नहीं लगाना है दूसरा वाला। समझ गए बात को, अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे, अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। ठीक है, गर्ल्स स्कूल। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको लास्ट में एस नहीं मिलता, जिनमें एस नहीं होता। जैसे चिल्ड्रन है, प्लूरल है ना ये चिल्ड्रन, तो इसमें एस थोड़ी है बाद में, लेकिन वैसे प्लूरल है, तो इसमें आपको अपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लिखने हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस ऐसे लिखना होगा फिर आपको।
बच्चों का स्कूल, बच्चों का हॉस्पिटल, ऐसे इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लूरल जिनमें लास्ट में एस नहीं आ रहा है उसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस लिखेंगे, अपोस्ट्रॉफी भी और एस भी लिखेंगे। और ऐसे प्लूरल जिनमें हमारा लास्ट में एस आ रहा है तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। समझ गए बात को? तो ये दो नियम मुझे अब ऐसा फील हुआ कि जैसे शायद मैं भूल गई हूँ या मैंने बताया नहीं आपको, तो मैंने आपको अब बता दिए। समझ गए जी बात आप? तो आप इनको भी याद रख लेंगे, मतलब नाउन में ही आप इन्हें ऐड कर लेंगे जो नाउन के नियम है। ठीक है साहब? चलिए अब अगला देखिए साहब, अगला पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाउन को संज्ञा कहते हैं, इसको सर्वनाम कहते हैं। नाउन क्या है? जिसका झुकाव किसकी तरफ है? प्रोनाउन क्या है? जिसका झुकाव नाउन की तरफ है ना? नाउन की तरफ ही तो है इसका झुकाव, ये दिख रहा है आपको। प्रो का मतलब वही होता है। तो अब आप देखिए प्रोनाउन दरअसली इसकी जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहेंगे? ए नाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। बता देती हूँ, घबराइए नहीं। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, राम विल go for movie after it, Ram will have lunch। देख बार बार राम लिखना पड़ रहा है, तो इस राम को लिखते हुए इस राम की जगह कोई एक वर्ड लिखना है मुझे दूसरा, तो क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। और यही ये नाउन है राम, नाउन की जगह जो वर्ड आया वही मेरा क्या है? वही मेरा प्रोनाउन है। समझ गए बात को? समझे कि नहीं? ठीक है, अब देखिए इसके टाइप पढ़ते हैं। नाउन के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं जी हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाएगा इनको। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे जो मैंने आपको बताए भी हैं ऑलरेडी, जो मैंने चार्ट आपको भेजा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताए थे मैंने आपको। आई मतलब ये सिंगुलर हो गया आई, तो और प्लूरल क्या होता है? इसका वी होता है। सब्जेक्टिव केस में ये होते हैं। अगर इनका ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो आई का क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? अस होता है। ये तो होता है। और अगर हम इनका पजेसिव केस देख लेंगे तो पजेसिव क्या हो जाएगा? मी का माई और माइन हो जाता है, होता है नहीं? इसका आवर और आवर्स हो जाता है। पजेसिव पजेशन, अधिकार वाला, है ना? सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है, उसका प्लूरल भी सिंगुलर भी। ठीक। और थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताए थे ही, शी, इट और दे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है चार्ट, ये ऑलरेडी है आपके पास, मैंने भेजा हुआ और आज मैं दोबारा भेजूँगी आपको इस चार्ट को। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। आप इनको याद रखिएगा, इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, इसको कहते हैं निजवाचक, हिंदी में निजवाचक, जो खुद को ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हामिद हर्ट हिमसेल्फ। हामिद ने खुद को दुख पहुँचा लिया, हर्ट कर लिया। जिसमें ये सेल्फ वाले शब्द आए, जैसे द ओल्ड वुमन वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ। द ओल्ड वुमन, आपने देखा होगा ना, कई लोग अपने आप से बात करते रहते हैं। अपने आप से जो काम हम करते हैं खुद ही उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही होता है। उस क्रिया का, हम जो काम कर रहे हैं, जो आदमी जो करता है, जो काम कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट भी उस पर खुद पे ही हो रहा है। जैसे हामिद ने किसको हर्ट किया? खुद को हर्ट किया।
उसका इम्पैक्ट किस पे हुआ? हामिद पे हुआ। ओल्ड लेडी किससे बात कर रही है? खुद से बात कर रही है। इफेक्ट किस पे हो रहा है? ओल्ड लेडी पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ओल्ड वुमेन वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, अपने आप से बात कर रही थी लेडी। SELF, देखिए हर सेल्फ लिख देती हूँ, HERSELF, हर सेल्फ। ठीक है। अब भाई अगर सेल्फ, ये तो सिंगुलर होता है, सेल्फ लगा है, सेल्फ, तो ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन अगर दिखाना होगा तो वो सिंगुलर सेल्फ लिखेंगे। अगर प्लूरल में दिखाना होगा तो यही सेल्फ हमारा बन जाता है सेल्फ, हर सेल्फ्स, डियर सेल्फ लिखा लेगा, डियर सेल्फ्स, VES हो जाता है, F की जगह VES लगाते हैं। ये एक नियम भी है, चेंज होता है ना जब नाउन, सिंगुलर नाउन जब प्लूरल में चेंज होता है। और तो अगर नाउन के लास्ट में F वर्ड है तो F को हटा के हम क्या लिख देते हैं? VES लिख देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। ये नियम है वैसे तो, नाउन चेंज करने के जो वाले जो नियम होते हैं ना, उसमें ये नियम आता है। ठीक है, खैर छोड़िए आप इसको, इतना नहीं आपको उलझना है अभी इस चीज़ में, बस हमें अपने काम के लिए जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो पढ़नी है। अच्छा जी, अगला शब्द, अगला जो प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक। सॉरी, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है खुद दबाव देना, एम्फसाइज करना, उस पर प्रेशर देना। सॉरी, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन है ये, दृढ़ता सूचक, जिसमें दृढ़ता शो हो रही है। सॉरी, चलिए, जैसे आई माई सेल्फ विल टीच यू, अपने आप पे क्या दिया जा रहा है? प्रेशर दिया रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है अपने आप पे कि मैं खुद पढ़ाऊँगा तुम्हें, मैं खुद करूँगा ये काम, मैं खुद करूँगा ये काम। अब देख लीजिए अब क्या है इसमें, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक प्रोनाउन भी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान ही, ये दोनों एक जैसे तुम्हें लगे होंगे, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। देखिए इसमें भी सेल्फ सेल्फ आ रहा है और इसमें भी सेल्फ सेल्फ आ रहा है, दूसरे में भी एम्फेटिक में भी सेल्फ आ रहा है और उसमें भी सेल्फ आ रहा है, लेकिन दोनों में आपको एक फ़र्क दिख रहा होगा, दोनों में आपको एक फ़र्क ये दिख रहा होगा कि पर्सनल प्रोनाउन के बिल्कुल निकट आएगा, बिल्कुल पास में जो आएगा वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, ये चीज़ कहाँ भाग गया। अच्छा ये देखिए, जैसे एम्फेटिक का मैंने एक ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, और एक मैंने ये लिख दिया है रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल, ये मैंने दोनों लिख दिए हैं। अब आपको दोनों में पता क्या फ़र्क है इसमें? आप जब एम्फेटिक को देखेंगे तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद में सेल्फ वाला शब्द आ रहा है कि नहीं? पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद में अगर सेल्फ वाला शब्द आ जाए तो इसका मतलब है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है। और अगर सेल्फ वाला शब्द प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बाद में, जस्ट बाद में नहीं आ रहा है, वो अलग कहीं आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप इस उदाहरण को याद कर लीजिए तो आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है और हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है। नहीं तो ये बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, अगला जो प्रोनाउन है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखिए साहब, आपको इनका स्पेलिंग याद रख लेनी है, नहीं तो पढ़ लिख के समझ के भी कोई फ़ायदा होना नहीं है अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो। इसका मतलब होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक जो होता है उसी को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयोग हो और उसकी ओर संकेत करे। जैसे दिस इज़ माई पेन, देखिए किसी वस्तु के बदले में प्रयोग हो रहा है ना दिस, और किसकी तरफ संकेत कर रहा है? वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है, पेन की तरफ। ठीक है, जब कोई इस बात को कह रहा होगा दिस इज़ माई पेन, तो आपको खुद लग रहा होगा कि वो एक इशारा भी कर रहा होगा साथ में। फीलिंग आ रही है ना ऐसी, है ना? तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो हैं दिस, दैट, और आपको पता ही है कि इसका प्लूरल दीज होता है और इसका प्लूरल दोज होता है। इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है वह, और इसका मतलब होता है वे। ये तो होता है। तो ये चारों वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड हमारे क्या हैं? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर ये वर्ड नाउन की जगह यूज़ हों, अगर ये वर्ड नाउन की जगह यूज़ हों तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन से वाले प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा जी, अगला आ जाइए आप, ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, है ना, और इसका हो जाएगा अनिश्चित, तो निश्चयवाचक प्रोनाउन है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये। अब ये कौन कौन से जो वर्ड हैं जो अनिश्चय प्रोनाउन को दर्शाते हैं? इनडेफिनिट, देखिए ऑल अगर आप कहते हैं ना ऑल, तो नहीं पता चल रहा ऑल में सब आ गए, नहीं पता चल रहा। हमने कहा वन, कोई एक, क्या पता कौन सा वन है, ऐसा वाला। नन, कोई भी नहीं, नहीं पता चल रहा, है ना, कौन सा वाला नन, नन, कोई भी नहीं, पता ही नहीं है, कोई भी नहीं, है ना। सम, कुछ, कौन से वाले कुछ, मतलब जब डेफिनेट ना हो, ये वाले वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये वाले जो वर्ड हैं ये क्या हैं? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आप इनको ढंग से याद रखिएगा क्योंकि एडजेक्टिव में ये चीज़ें दोबारा आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें दोबारा आएंगी, बस ये आप एक बार याद कर लीजिए। सिर्फ इनके वर्ड की जो जगह है ना वो बदल जाएगी, बाकी ये वैसे सेम ही रहना है इन्होंने। फ्यू, एनी, मैनी, समबडी, नोबडी, कोई भी नहीं, समबडी, कोई, नोबडी। देखिए कोई से कुछ पता चल रहा है आपको? कोई, कोई पता नहीं कौन, कोई आया है, कौन आया नहीं पता। नोबडी, कोई भी नहीं है वहाँ, तो कोई भी नहीं। मैनी, बहुत सारे। एनी, कोई। फ्यू, कुछ। सम, कुछ। नन, कोई नहीं, कोई, कोई भी नहीं। नन, कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो जब, तब नन कहते हैं उसको। वन, कोई एक। ऑल, सब। तो देख रहे हैं आप, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिससे अनिश्चितता फील हो रही है कि अनिश्चित है वो। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखने ही पड़ेंगे, ये मजबूरी है आपकी। छठा देखिए जी, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। आप इनकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नहीं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं इसको पढ़ने का। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, किसी चीज़ को बांटना। अब देखिए भाग कहो या विभाग कहो, बात तो एक ही है ना, बांटा गया, भाग कर दिए गए किसी चीज़ के, और विभाग कर दिया गया, वही तो, बस वही उसको एक अच्छा सा जो दिखे तो उसका हिंदी नाम ये दे दिया, विभाग सूचक सर्वनाम। मैं तो कहूँगी आप इन्हें इंग्लिश में याद रखिए, ये ज़्यादा इजी है इंग्लिश वाला। डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसी कोई चीज़ आई तो उसको कहते हैं ना बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बंटवा दो। वही तो बांटना क्या होता है? भाग करना किसी चीज़ का, अलग 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 अलग, वही तो है। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं आपको ये देखना है। ईच, प्रतीक। आइदर ऑफ, यू कैन डू इट। आइदर का मतलब भी प्रतीक होता है। ठीक है, नाइदर, ना तो। ठीक है, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग केवल दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। इन दोनों में देखिए, दोनों का मतलब एक ही है। आइदर और ईच का मतलब एक ही है दरअसल।
है ना। तो वो इसका मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ, इनका मतलब क्या होता है, कैसे होगा ये। आइदर का मतलब भी होता है प्रत्येक, आइदर कोई, ईच प्रत्येक। अब देखिए कैसे है। आइदर तथा नाइदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाएगा जब दो की बात हो। आइदर या तो या, और या नहीं, या नहीं, ये तो मतलब है इनका। ईच का मतलब प्रत्येक है। अगर दो लोग या दो वस्तुओं की बात की जाए तो वहाँ पे करते हैं हम यूज़ आइदर का या नाइदर का। और जब दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात की जाए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ईच का। इसके नियम आगे आएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली ऐसी सच बात है नहीं, तो आपको इससे डरना नहीं है। अच्छा जी, एक अब ये मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आज ये ज़्यादा ही हो गया है मेरे हिसाब से आपके लिए। पर चलिए कोई नहीं, अभी बहुत सारे रहते हैं, तो अभी अगले वाले जो है ना वो मैं आपको कल बताऊंगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में। और ये नीचे वाला अभी आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि दोबारा पढ़ाऊँगी मैं इसको कल फिर से। ठीक है, चलिए।